Hello students, welcome to iTube classes. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing a current affairs topic that is Iran unveils advanced nuclear centrifuges. ये टॉपिक अभी करंट का ही इशू है और ये 10 अप्रैल की न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या है। न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग का मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी मशीन जिसके कारण यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को सेपरेट किया जाता है या फिर यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट किया जाता है। और आप सभी को पता होगा हाउ मच यूरेनियम 235 इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट दिस होल इशू इज ऑल अबाउट एंड व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशंस, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू। लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप देखिए प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिसेंटली सैटरडे को यानी कि 10 अप्रैल को सेवरल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और ये सेवरल प्रोजेक्ट्स इन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू लॉन्च किए हैं। यहाँ पे 133 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इन्होंने लॉन्च किया है फॉर सिविलियन एंड मेडिकल यूज। यहाँ पे एक नेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसी 10 अप्रैल को यहाँ पे इन्होंने 133 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है जो सिविलियन एंड मेडिकल यूज के लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कई सारे सेंट्रीफ्यूग्स यानी कि न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स का अनवीलमेंट किया गया है। ओके, और ये न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स कौन कौन से हैं? ये न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स हैं IR-1, IR-6, IR-5, IR-9। अब ये देखो यहाँ पे IR-6, IR-5 ये सब क्या है? ये 6th जनरेशन 5th जनरेशन सेंट्रीफ्यूज इन सबको दर्शाते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे जो IR-6 है ये IR-1 के मुकाबले 10 टाइम्स फास्ट एनरिचमेंट करता है यूरेनियम 235 का। ओके, तो इन सभी का अनवीलमेंट किया है हसन रूहानी यानी कि जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने यहाँ पे इन्हें एक अचीवमेंट के तौर पे बताया है। इन जो 133 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया, इन्हें एक अचीवमेंट के तौर पे दर्शाया गया है और यहाँ पे ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए चल रहा है। कैसे? यहाँ पे हसन रूहानी जी ने ये कहा है कि उनका जो ये प्रोग्राम है ये सिविलियन एंड मेडिकल यूज के लिए है। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका वो पीसफुल है, जबकि वेस्ट जो है वो ये दावा कर रहा है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और जो ये नए सेंट्रीफ्यूग्स का अनवीलमेंट हुआ है ये एक्चुअल में ब्रीच है किसका? न्यूक्लियर डील का, जो कि साइन हुई थी 2015 में। ओके, अब ये वेस्ट का इशू है, एक ईरान कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले ईरान की लोकेशन देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, यह है हमारा इंडिया और ये है एशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है ईरान। ओके, ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये है पर्शियन गल्फ। इसे हम आगे और देखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए स्ट्रेट्स बहुत सारे जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ईरान बहुत न्यूज़ में है तो ईरान के आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं, ईरान कौन कौन सी बॉडीज़ को, वाटर बॉडीज़ को टच करता है, कौन कौन से स्ट्रेट्स को टच करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बात की पर्शियन गल्फ की एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताती हूँ। देखिए यहाँ पे बात शुरू होती है आज से कई साल पहले, 2015 के पहले की बात करूँ अगर मैं, तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री था ईरान। ओके, ईरान जो है एनपीटी का मेंबर नहीं है और फिर भी ये एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, देयरफॉर UN, USA and EU started making sanctions over Iran. Okay, UN, USA and EU ने कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। ठीक है, ताकि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को कम करे। ओके, अब यहाँ पे सैंक्शंस लगने के कारण ईरान को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता होगा ईरान एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण ईरान का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू था, ऑयल का एक्सपोर्ट रेवेन्यू, वो बहुत कम हो गया और ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। इसी के चलते ईरान ने न्यूक्लियर डील, एक 2015 की न्यूक्लियर डील को साइन किया कई सारे दूसरे नेशंस के साथ। ओके, और इस न्यूक्लियर डील को आप JCPOA के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। ओके, तो ये डील जो थी ये साइन की गई
इसके बाद इस डील को साइन करने वाले कौन कौन लोग थे, कौन कौन से नेशंस थे इनफैक्ट, तो यहाँ पे एक साइड था ईरान और दूसरी साइड पे थे P5 नेशंस। P5 नेशंस में कौन कौन से नेशंस आते हैं, फ्रांस, अमेरिका यानी कि USA, चाइना, इंग्लैंड यानी कि UK एंड रशिया। इनके साथ साथ जर्मनी और EU ने भी ये साइन की थी डील। ओके, इसके बाद USA में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि USA इस डील से विड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने कई सारे रीजंस बताए, इसके पीछे कई सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब USA इस डील से विड्रॉ कर लेता है तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और यहाँ पे एक ब्लॉकेज बन जाता है। USA ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा देता है। ओके, एंड उसके बाद भी ईरान का पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा होता। ईरान अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने लगता है बाकी सारी जो कंट्रीज हैं जो इस डील के अंतर्गत आती हैं। इनके ऊपर प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है, ईरान कई सारे और एडवांसेस करता है अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में। जैसे कि 2020 की बात है जब ईरान ने ये अनाउंस किया था कि हम अपने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स को डबल कर देंगे। ठीक है, ये सारे जो ईरान दावे कर रहा था, अनाउंसमेंट्स कर रहा था, वो एक तरह से ये कोशिश थी कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी और जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इस डील के अंतर्गत आती हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि वो USA को किसी तरह इस डील में वापस लाएं या फिर USA द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, उन सैंक्शंस को हटाया जा सके सो दैट ईरान की इकोनॉमी फिर से ग्रो कर सके। ओके, अब यहाँ पे होता है एक पॉलिटिकल चेंज USA में। ठीक है, ट्रंप इलेक्शन हारते हैं, जो बाइडेन पावर में आते हैं। जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अलग है ट्रंप से, और जो बाइडेन रेडी हो जाते हैं नेगोशिएशंस के लिए, और यहाँ पे जो बाइडेन टॉक्स के लिए भी रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे टॉक्स होती हैं वियना टॉक्स, जो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, तो वियना टॉक्स जो रिसेंटली चली थी अभी, ये नेगोशिएशंस के लिए थी। ठीक है, और यहाँ पे US को वापस लाने की कोशिश की गई ईरान न्यूक्लियर डील में। ईरान को भी मनाने की कोशिश की गई कि ईरान अपने न्यूक्लियर एडवांसमेंट्स को रोक कर वापस से इस डील को फॉलो अप करे। इसी को आगे बढ़ के देखें अगर, तो अब ईरान ने अपने नए न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स को एडवांस किया है, अनवील किया है। अब यहाँ पे देखो दो मतलब हैं। एक तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का वो सिविलियन पर्पसेस के लिए है, पीसफुल पर्पसेस के लिए है। वहीं वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है यानी कि USA स्पेशली, ये दावा कर रहा है कि ये ब्रीच है न्यूक्लियर डील का। तो देखते हैं शुरू से कि ये न्यूक्लियर डील क्या थी। ईरान न्यूक्लियर डील की बात करें तो देखिए, ईरान न्यूक्लियर डील का दूसरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे ये जो डील है, ये ईरान एक साइड पे था, बाकी P5 कंट्रीज जर्मनी एंड EU ये दूसरी साइड पे थी, और ये डील साइन हुई थी 2015 में। यहाँ पे ये जो डील थी, इसमें P5 कंट्रीज कौन सी हैं? P5 परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की। ये P5 कंट्रीज जो हैं, इनको आप फेजर से याद रख सकते हैं। ओके, फेजर यानी कि फ्रांस, अमेरिका यानी US, चाइना, UK, इंग्लैंड यानी कि UK एंड देन रशिया। ओके, इनका एम था कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे कर्ब किया जाए, और इसके अंतर्गत कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे? देखिए, पहला रिस्ट्रिक्शन था कि यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का, उसे कंट्री के बाहर भेजा जाए। मोस्ट ऑफ द ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन था, यानी कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम था, उसे कंट्री से बाहर भेजा जाए। पहला रिस्ट्रिक्शन ये था। दूसरा था कि जो हेवी वाटर फैसिलिटी है ईरान के पास, उसे इनऑपरेबल किया जाए। और तीसरा था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑपरेशनल हैं ईरान के अंतर्गत, उसे इंस्पेक्शन में लाया जाए, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हमें ये तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशंस के बदले ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे UN, USA एंड EU के द्वारा, उन सबको हटाने की बात की गई। ये जो डील थी वो काफ़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन 2018-19 में USA ने इससे विड्रॉ कर दिया। ठीक है, और USA ने जब इसे विड्रॉ किया तब यहाँ पे थे प्रेसिडेंट ट्रंप।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रीजंस थे जिनके कारण उन्होंने इससे विड्रॉ किया। अब ये जो रीजंस हैं जो उन्होंने बताए, जो ऑफिशियली उन्होंने बताए हैं, वो ये रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि ये जो डील है ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करती। ठीक है, आपने देखा तीनों रिस्ट्रिक्शन हमने देखे, इसमें कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात नहीं की गई थी। दूसरा चीज ये कि यहाँ पे ईरान की जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं 2025 के बाद इनके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। मतलब कि 2025 के बाद इनका क्या होगा इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। तीसरी चीज, ईरान का जो रोल है यमन एंड सीरिया में, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। ओके, नाउ अब इसके कई सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन जो है वो ये है कि यूएस के दो बहुत बड़े अलाइज हैं, और वो अलाइज हैं इजराइल एंड सऊदी, जो ईरान के नेबर्स भी हैं। ओके, अब अगर ईरान जो है वो ग्लोबली एक स्ट्रांग पावर बनता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो ईरान के नेबर्स और यूएस के अलाइज यानी कि इजराइल एंड सऊदी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए यूएस का एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि यूएस ने इस डील से इसीलिए विड्रॉ किया क्योंकि इजराइल एंड सऊदी अरेबिया जो है उनका प्रेशर था यूएस के ऊपर, और यूएस एक तरह से अपने अलाइज को सपोर्ट करना चाहता था। नाउ इसके कई सारे ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी देखने पड़े। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी में आपको डाउनफॉल देखना पड़ा। ओके, और इसका डाउनफॉल किस तरह देखा? देखो, हमको पता है ईरान एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, और क्योंकि ईरान एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ये ऑयल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी रहा है। अब अगर किसी एक कंट्री जो एक ऑयल एक्सपोर्टर है उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो वहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होता। ओके, एंड यहाँ से अगर ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ऑयल का जो सप्लाई है वो कम हो गया। जब ऑयल का सप्लाई कम हो गया लेकिन ऑयल की डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे होगा इन्फ्लेशन, यानी कि ऑयल के प्राइजेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस राइज देखने को मिला ऑयल एंड गैस का। ओके, जिसके कारण ऑयल एंड गैस के कारण ही इंडिया पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। इवन इंडिया के केस में ईरान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान के थ्रू। पहले नंबर पे कौन? इराक के थ्रू करता है, एंड सेकंड सऊदी के थ्रू करता है इंडिया ऑयल को इंपोर्ट। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ईरान के थ्रू करता है। अब ईरान के ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो ईरान हमें ऑयल इंपोर्ट कैसे करेगा? तो ये एक इम्प्लीकेशन था इंडिया के लिए, और यही इम्प्लीकेशन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी था क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सेकेंड चीज़ ये कि फ्यूल प्राइसेस रेज्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। थर्ड थिंग इज ईरान मे हैव ब्लॉक्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने आपको बताया कि ये जो ईरान है ये पर्शियन गल्फ के अराउंड आता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करता है, और ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो इस स्ट्रेट के थ्रू होता है। तो ईरान के पास पावर्स थी इसको ब्लॉक करने की, और ईरान ने कुछ हद तक इसे ब्लॉक किया भी। नेक्स्ट इज जाइंट इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना एंड रशिया हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। देखो, आप सभी को पता होगा अमेरिका ने एक लॉ लाया था जिसका नाम था काटसा। ठीक है, ये काटसा लॉ जो था ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता था, और उन सभी कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगाता था जो ईरान के साथ इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली डील कर रही थी। अब इंडिया जो है, इंडिया ने कई सारे डील्स किए हुए थे ईरान के साथ, फाइनेंशियली भी स्ट्रेटेजिकली भी। तो अब इंडिया के पास एक चॉइस आ गई थी। इंडिया को चूज करना था इंडो यूएस रिलेशंस के बीच में और इंडो ईरान रिलेशंस के बीच में। तो ये एक इम्प्लीकेशन हमको देखने को मिला कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो था अब वो डिफाइन होना था इंडिया ईरान की रिलेशनशिप के थ्रू। चाबहार पोर्ट के बारे में आप सभी को पता होगा। यहाँ पे ईरान में हमने चाबहार पोर्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इंडिया ने फाइनेंशियली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली ईरान में इन्वेस्ट किया था फॉर चाबहार पोर्ट। एंड ये हमने क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा था, तो इसको कर्व करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाना स्टार्ट किया। अब हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। अब अगर यूएसए हमें कहता है कि हम ईरान पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, अगर आप उनके साथ किसी भी तरह से डील करते हैं तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगाएंगे, तो यहाँ पे इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हुए। एंड उसके बाद एनएसजी,
इंडिया चाहता था कि हम एनएसजी का पार्ट बने। अब एनएसजी का अगर हमें पार्ट बनना है तो हमें अपना जो स्टैंड था इंडिया और ईरान एंड यूएस के न्यूक्लियर डील वाली चीज़ पे, उसे क्लियर करना ज़रूरी था। ईरान न्यूक्लियर डील पे जब तक हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते तब तक हमें एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिलती। बट थैंकफुली जो यूएस का जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है उसके कारण जो ब्लॉकेज था वो हटा है एंड अब सिचुएशंस थोड़ी क्लियर हो रही हैं एंड नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएसए में जब से जो बाइडेन इलेक्ट होके आए हैं, जो बाइडेन जो कि 46th प्रेसिडेंट है यूएसए के, इनके कारण फॉरेन पॉलिसी जो थी यूएसए की वो काफ़ी चेंज हुई। अब यहाँ पे जो बाइडेन का मानना है कि वो ओपनली स्टार्ट कर सकते हैं टॉक्स अगर ईरान इंटरेस्टेड है तो। ओके, यहाँ पे इन्होंने इच्छा भी जताई है न्यूक्लियर डील को रीजॉइन करने की और इसी के चलते नेगोशिएशन स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे वियना टॉक्स स्टार्ट हुई हैं और ये वियना टॉक्स किससे रिलेटेड है? ये इन्हीं नेगोशिएशन से रिलेटेड है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए को वापस ला सकें वो इस डील के अंतर्गत और ईरान को वापस से न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर सकें और ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर सैंक्शन हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शन हैं, उन्हें हटाया जा सके सो दैट ग्लोबल इकोनॉमी वापस पटरी पे आए एंड जो भी कंट्रीज इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनका भी सॉल्यूशन निकल सके। सो दिस वाज द होल इशू। देखते हैं आगे इन वियना टॉक्स का और जो आगे अभी ईरान ने रिसेंटली न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स का अनवीलमेंट किया है उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। तब तक के लिए लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। The first statement is joint comprehensive plan of action is related to Iran nuclear deal. This is a correct statement. Okay. Then Iran nuclear deal was signed in 2015. ये भी एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है, 2015 में ही साइन हुई थी ये। थर्ड स्टेटमेंट इज इट वॉज साइंड बिटवीन ईरान एंड P5 नेशंस ओनली। यहाँ पे ये जो ओनली है ना ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान एंड P5 नेशंस के बीच में ही नहीं, एक तरफ ईरान था और बाकी दूसरी तरफ P5 नेशंस के साथ जर्मनी एंड EU भी थे। तो यहाँ पे द आंसर वुड बी बोथ A एंड B, ठीक है, यहाँ पे C स्टेटमेंट गलत है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।